हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी हेल्पफुल होगी वनडे एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, सारे एग्ज़ाम्स में। पॉलिटी तो आती ही है हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली। आइए पहले देखते हैं कि पॉलिटी का कंट्रीब्यूशन क्या है। हम जो यूपीएससी पे जो मेन फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिए, इससे हमें पता लगता है कि हमारे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं ऑन एन एवरेज, देखिए 2013 में कितने 15 क्वेश्चंस हैं, 2014 में हमारे अराउंड 13 क्वेश्चंस हैं, 2015 में भी अप्रोक्स 13 ही है, 2017 में अराउंड 22 है, 2021 में ये 15 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज अगर हम इनका निकालें तो ये अप्रोक्स 15 क्वेश्चंस तो हमें देता ही है प्री के अंदर। और जो हमारे ये मेंस का पोर्शन होता है जिसमें जीएस2 का पेपर होता है, उसके अंदर तो ये पॉलिटी जो है एक मेजर सब्जेक्ट है, जिसके अंदर पॉलिटी आता है, आईआर आता है, गवर्नेंस आती है। तो पॉलिटी वन ऑफ मेजर सब्जेक्ट है जीएस2 के अंदर। आइए पढ़ते हैं पॉलिटी को। जो ये पॉलिटी है ये आपका हेल्प करेगा हर एक एग्ज़ाम में। जैसे कोई भी स्पेशल, अगर हम कोई भी स्टूडेंट होता है, वो स्टार्टिंग में सबसे पहले उसको पॉलिटी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो हमारा बेसिक क्लियर होने के बाद हम एबल हो जाते हैं कि हमें करंट अफेयर समझ आने लग जाएगा। वरना स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें समझ में ही नहीं आता कि करंट अफेयर में चल क्या रहा है, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, या फिर जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं हमारी पार्लियामेंट के वर्किंग के, या फिर कौन सी कंट्री कहाँ पर है, क्या उसका इंटरनेशनल रिलेशन है। जब तक वो चीज़ें हमें तब तक समझ में ही नहीं आएंगी जब तक हम पॉलिटी नहीं पढ़ते हैं। तो पॉलिटी होने के बाद आपके करंट अफेयर आपको समझ में आने लग जाता है। देखिए देखिए हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या होता है। अगर हम कोई भी काम होता है, सबसे पहले हमारा जो मेन स्टेप होता है वो होता है उस काम को स्टार्ट करना। फिर फिर हम उसको स्टार्ट करने की सोचते हैं, फिर हम उसके बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं कि कैसे इस पेपर को किया जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी प्लानिंग बनाते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है हमारा फर्स्ट ही एग्ज़ाम में अगर ट्राई करेंगे हम डू करेंगे उसको। अब ज़रूरी तो है नहीं कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, क्योंकि जो हमारा फेलियर होता है वो भी हमारी सक्सेस का एक पार्ट होता है। तो अगर हम ट्राई करेंगे, ज़रूरी तो है नहीं कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाएंगे। तो अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमने उसको छोड़ देना चाहिए, हमें उसको दोबारा करना चाहिए। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो फेलियर है वो हमारी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें कभी हार तो माननी ही नहीं है, इसलिए हमेशा ट्राई तो करना ही चाहिए। नेवर गिव अप। देखिए, अब हम अपना पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हमारी पॉलिटी के अंदर जो हमारा आता है वो है हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा बैकग्राउंड है, जस्ट लाइक जो हमारा वो इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने हमारा रूल किया था, कॉलोनाइज किया था हमारे इंडिया को, तो उनके उस टाइम पे जो वो लॉज आए थे, उनके जो एक्ट्स आए थे जिस टाइम पे उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था, उनका जो इम्पैक्ट है वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखता है। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तब क्वेश्चन आता है कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ रूल्स, या फिर लॉज कह सकते हैं, ऑन विच कंट्री की गवर्नमेंट या फिर पीपल उसके उन रूल्स की बेसिस अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि देखिए, अब कोई गेम है, हमारा फुटबॉल गेम है या फिर कोई क्रिकेट गेम है, कोई भी गेम है, हर गेम को खेलने के कोई ना कोई रूल्स होते हैं। उसी के बेसिस पे वो गेम खेला जाता है। उसी जैसे गेम खेला जाता है वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो वर्क कैसे करेगी, जैसे वहाँ पे रूल्स थे वैसे ही हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो वर्किंग होगी गवर्नमेंट के और पॉपुलेशन की, वो किसके ऊपर बेसिस होगी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी सब कुछ। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है गवर्नमेंट से। ओके,
ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। देखिए, अब जैसे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में इंडिया के अंदर। किस लिए आई थी ये? ट्रेडिंग के लिए आई थी। 1600 में ही वहाँ की इंग्लैंड की क्वीन ने, क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था 20 इयर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम जाओ और इंडिया में ट्रेड करो। ये चार्टर देने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको क्या था? मोनोपोली था। मोनोपोली क्या होता है कि मतलब एक ही कंपनी थी जिसको ये राइट मिला था, ओनली सिर्फ एक ही का राज होना उस जगह पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली कंपनी थी जो इंडिया में आई थी थ्रू इंग्लैंड। फिर जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो आई तो थी क्या करने? ट्रेड करने आई थी। लेकिन वो आती है तब इंडिया में, वो क्या देखती है? हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है इसका जो है सारी पावर डिसेंट्रलाइज हो रखी है, सब जगह वीक रूलर्स बैठे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन पॉलिटी हो रखी है उस टाइम की। तो वो क्या देखते हैं कि हम आए तो हम ट्रेडिंग के रूप में, लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ का माहौल देखते हैं, इन्वायरमेंट देखते हैं हमारे इंडिया का कि यहाँ के लोग कैसे हैं, बिल्कुल वीक रूलर हैं यहाँ पे। फिर वीक रूलर हैं उस टाइम के, तो फिर वो क्या देखते हैं? वो इंटरफेयर करने लग जाते हैं हमारे इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में। जैसे वो यूज़ करते हैं हमारी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो हर राजा को, कोई भी किंग किंग था वहाँ का, तो वो एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते थे उनको कि मतलब अब हम तुम्हारा साथ देंगे। जैसे कोई भी ए है और बी है, तो वो एक राजा के पास चले जाते, तो वो कहते कि हम तुम्हारा साथ देंगे अगर आपकी इस राजा के साथ लड़ाई हो जाएगी। तो उनकी लड़ाई होने के बाद ये वाले तो ब्रेक हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये हार गई तो ये तो वैसे ही वीक हो गए। फिर उसके बाद ये इनसे मिले हुए थे, फिर बाद में ये इनको ही ब्रेक करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है? ऐसे ही ऐसे इनका होता है 1757 में ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनकी लड़ाई हो जाती है इंडिया के किंग्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। फिर उसके बाद होती है हमारी 1764 में, ये सारा हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, पॉलिटी में तो सिर्फ बेसिक बेसिक है इसका। बैटल ऑफ बक्सर, डिटेल में तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? दीवानी राइट्स मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स क्या थे? दीवानी राइट्स मतलब टैक्स हो गया और रिवेन्यू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, मतलब जिस एरिया में वो रूल कर रहे हैं वहाँ के उनको टैक्सेस मिलेंगे। अब अगर हम देखें हमारी इंडिया है, ठीक है, ये है हमारी इंडिया, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हम जो जो भी यहाँ के पॉपुलेशन है इंडिया की पूरी, तो ये अपने टैक्सेस किसको देती है? गवर्नमेंट को देती है। तो इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट क्या हम पे रूल कर रही है। तो अगर उस टाइम पे इनको दीवानी राइट्स मिले, वहाँ की पॉपुलेशन अगर इनको राइट्स देगी, इनको टैक्सेस देगी, तो टैक्सेस देने का मतलब क्या हो गया? तो ये उस टाइम की क्या होगी? गवर्नमेंट होगी। मतलब ये कितने शक्तिशाली होंगे ना कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी सब कुछ राइट्स मिलने लगे। देखिए 1764 में जो ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, फिर इनको क्या मिला? दीवानी राइट्स मिले। कहाँ कहाँ के मिले? बंगाल के, उड़ीसा के और बिहार के, इन तीनों जगह के इनको दीवानी राइट्स मिल गए। तो इससे क्या हो गया? राइट्स मिलने लग दीवानी राइट्स मिल गए तो इनको टैक्सेस मिलने लगे लोगों से वहाँ पे। फिर इनको टैक्स मिलने लगे तो इसका मतलब क्या होना था कि वहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रीच होना चाहिए था। अगर कोई हमें टैक्स देगा, देता जाएगा, तो हमारी कंपनी को तो फ़ायदा ही है ना। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होना था? रीच होना चाहिए था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी रिच नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी डेब्ट में पहुंच गई। इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स हैं ना, मेंबर्स रिच हो गए। मेंबर्स रिच क्यों हुए? क्योंकि वो करप्शन करते थे, ब्राइब्स लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे इंडिया वालों से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स रिच हो गए इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी गई अपनी गवर्नमेंट के पास इंग्लैंड में, तो इन्होंने कहा कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे डेब्ट में है, हमारी डेब्ट में हो गई है, तो आप हमें लोन प्रोवाइड कर दीजिए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम तुमको लोन तो दे देंगे। कितना लोन दिया इन्होंने? 1.4 मिलियन पाउंड। इतना लोन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। फिर इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब क्या है? एक हाथ से लेना, लेना और एक हाथ से देना, देना। क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो का मतलब हो गया एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुमको लोन तो दे देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी है और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हें लोन तो दे देंगे। कितना? 1.4 मिलियन पाउंड्स का। तो इन्होंने क्या किया? लोन तो दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बदले में क्या मांगा इनसे? कि हम तुम्हें क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। तो मतलब उनके ऊपर नज़र तो रखनी पड़ेगी ना। अब जैसे हमारा आरबीआई है, अगर हम उनसे लोन लेते हैं, कोई भी बैंक हो गया हमारा, तो वो हमें रेगुलेट तो करता ही है ना कि कहीं हम वहाँ पे हमने जो लोन लिया है हम उसको वापस ना करेंगे। तो इसलिए वो हमें वो अगर हम उसको टाइमली देना पड़ेगा लोन का जो इंटरेस्ट है वापस, और वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका, अगर हम उसको वापस नहीं करेंगे तो ऐसे तो आरबीआई को घाटा हो जाएगा। तो फिर उनका जो लॉस होगा उसको प्रोवाइड करने के लिए वो उसको रेगुलेट करते हैं। ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है और बदले में उनको लोन दे दिया। देखिए, ये हो गया हमारी बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको दीवानी राइट्स मिल गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो लॉस में चली गई और जो उसके मेंबर्स थे वो रिच हो गए। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच अ कंट्री वर्क। देखिए, अब क्या है? ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ब्रिटिश रूल को। एक तो है यहाँ पे कंपनी का रूल और एक है हमारा क्राउन रूल। कंपनी रूल कैसे हो गए? अब जैसे कोई इंडिया है, इंडिया में क्या है? गवर्नमेंट भी है और इंडिया में कंपनीज भी हैं, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं। ठीक है, सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। तो कंपनी क्या है? पहले तो ये कंपनी का रूल आता है 1773 से 1858 तक, क्योंकि हमें पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया था ना, उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है 1858 के बाद, जो 1858 से 1947 तक चलता है, जब हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। कंपनी रूल के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, वो डायरेक्टली सारा रोल अपना ले लेती है कि मतलब हम रूल करेंगे अब इंडिया के ऊपर, डायरेक्टली कंट्रोल ले लेती है इंडिया के ऊपर। तो कंपनी रूल जो है उस टाइम पे उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने के, रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स बनाए थे या कोई एक्ट पास किया था, वो ये एक्ट्स हैं। ये हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद क्राउन रूल्स में जो जो एक्ट आए थे उनको भी देखेंगे। अब ये क्या है? ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है?
क्योंकि जो ये उस टाइम पे इंडिया जब कॉलोनाइज हुई थी, रहते तो ब्रिटिशर्स इंडिया में ही थे, और उनके जो लॉज का था या फिर कोई भी एक्ट वो बनाते हैं, उनका जो डायरेक्टली इफेक्ट है वो इंडिया पर ही पड़ रहा है, इंडिया के लोगों के ऊपर। तो वो जो देखते हैं उनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पड़ेगा, इसलिए हमें ये चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। अब हम क्या कहते हैं आगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये मोस्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है, जो कि इस टाइम पे आया था क्राउन रूल के टाइम पे। आइए देखते हैं एक एक करके इसको। देखिए सबसे पहले आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कब आया था, 1773 में आया था। तो उस टाइम पे ये आया, तब ये उस टाइम पे वहाँ के पीएम का नाम क्या था, लॉर्ड नॉर्थ। उस टाइम पे उनके पीएम का नाम क्या था, लॉर्ड नॉर्थ। इन्होंने क्या किया, हाउस ऑफ कॉमन में रेगुलेटिंग बिल को पास किया, रखा वहाँ पे। जैसे हमारी पार्लियामेंट वर्क करती है, पहले बिल होता है, फिर वो पार्लियामेंट में वर्क करता है, फिर वो एक्ट बनता है ना सबके साइन होने के बाद, हमारे प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद। ऐसे ही वहाँ के पीएम ने रेगुलेटिंग बिल को इंट्रोड्यूस्ड किया हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन क्या है वहाँ पे, हाउस ऑफ कॉमन क्या है वहाँ पे, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, लोकसभा है ना, वैसे ही वहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ कॉमन। और हाउस ऑफ लॉर्ड है, जैसे कि हमारा क्या है, राज्यसभा। फिर क्या है, हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम पीडीएफ से देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये एक्ट है किस लिए आया था, इसका एम क्या था, सबसे पहले हमें बताना चाहिए। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो आते थे, ये एक्ट आता था या फिर जो बन के आते हैं यहाँ से, जो रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती है, तो ये चार्टर होते थे, जो कि एवरी 20 ईयर्स में आता था। हर 20 साल के बाद वो चार्टर पास करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर उसके बाद क्या है, देखिए उस टाइम पे क्या था, जब 1773 आया का जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया में उस टाइम क्या था, 3 जोन्स ऑफ पावर थे। ये बंगाल है, ये हमारा मेड्रोस है, और ये है हमारा बॉम्बे। कोई भी इन तीनों जगह पे क्या क्या थे, सबके गवर्नर थे। तो हर गवर्नर के पास क्या था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर। हर गवर्नर के पास थी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर। पहले भी देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर होती क्या है। कोई भी कंट्री हो उसमें 3 जोन्स होते हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव क्या करती है, जैसे हमारी क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में हम क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। ठीक है, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, ये क्या करता है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। और जो हमारा जुडिशरी है, वो जो लॉज बनाए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उनको रिव्यू करता है, और सबको क्या करता है, जस्टिस प्रोवाइड करता है, कि मतलब किसी के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है हमारे इंडिया में। देखिए हम, तो ये क्या कहता है कि 3 जोन्स ऑफ पावर थी यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, मद्रास की, बंगाल की और
ये है हमारा बॉम्बे की। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव थी वहाँ पे जो उनकी हर एक गवर्नर की अलग अलग पावर थी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो ये जो 1773 एक्ट आया, इसने क्या कहा हमें कि जो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर कौन से, एक तो जो हमारा ये बॉम्बे में है और एक जो हमारा मद्रास में है, इन दोनों गवर्नर्स की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो किसके अंडर कर दी इन्होंने, गवर्नर ऑफ बंगाल के, गवर्नर ऑफ बंगाल को दे दी इन्होंने। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और क्या कहा इन्होंने, गवर्नर, याद रखना लेजिस्लेटिव पावर दी है, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट जो ऐसा गवर्नर जनरल था वो क्या कौन थे, वैरन हेस्टिंग। ओके, फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये तो इन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया, और इन्होंने क्या किया, एक बनाया इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक पोस्ट बनाई इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो चेक एंड बैलेंस करेंगे, किसको करेंगे ये, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और आंसरेबल किसको होंगे, जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है ना लेजिस्लेटिव को, वैसे ही ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चेक एंड बैलेंस करेगा, जो कि आंसरेबल होगा किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, फिर आगे क्या है, और क्या कहा इस लोन, ये जो एक्ट आया था 1773 वाला, इन्होंने क्या कहा, ऑफिसर्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने क्या कहा कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, नहीं करेगा, ब्राइब भी नहीं लेगा, और किसी से कोई गिफ्ट भी नहीं लेगा। सब कुछ बैन हो गया है यहाँ पे, कि वो प्राइवेट ट्रेड भी नहीं कर सकते, ब्राइब भी नहीं ले सकते, और गिफ्ट भी नहीं ले सकते किसी से। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया इसी एक्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुई एट कैलकटा विद चीफ जस्टिस। जो हमारा फर्स्ट जस्टिस चीफ जस्टिस था जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुई, वो है एलिया एमपी। आ गया समझ में ये। और क्या हुआ था, एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल बने, गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनी, या उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ फोर, या फिर कैलकटा काउंसिल। जो कितने मेंबर्स की होगी है हमारी, 4 मेंबर प्लस में गवर्नर जनरल, जिनके पास क्या है, कास्टिंग वोट है, कि मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये तभी वोट करेंगे जब मैच टाई, जब उनकी वोटिंग जो है वो टाई हो जाएगी। जैसे कि 4 है ना उनके मेंबर, अगर 2 हैं, 2 ने यस बोल दिया और 2 ने नो बोल दिया, तो गवर्नर जनरल जो भी वोट करेगा वही फैसला माना जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी हो जाएगी ना, ये थर्ड वाला वोट जो जिसके भी पास में आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ है हमारा, जो ये काउंसिल बनी थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, 4 मेंबर प्लस में 1 थे ना ये क्या थी, एक प्राइमरीली क्या थी, एग्जीक्यूटिव थी,
also performing legislative functions। इस लाइन का मतलब क्या है देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है, जो हमने ये काउंसिल बनाई थी, वैसे तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है ना, काउंसिल क्या है हमारी, वैसे तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है। लेकिन इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या किया, जो हमने लॉज, जो लेजिस्लेटिव पावर ली थी हमने गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे की और मद्रास की, वो जो लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो हमने इस काउंसिल को दे दी, जो कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो फिर ये इस लाइन का मतलब यही है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो थी तो एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो साथ साथ में लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करेगी। ओके। और जो हम आज देखते हैं वो क्या है हमारा, अब जैसे हमारा पीएम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वेट, हमारे जो पीएम है वो एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेटिव भी है। लेजिस्लेटिव कैसे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में मेंबर है, और एग्जीक्यूटिव कैसे हैं कि वो पीएम है। ओके। तो फिर इसका मतलब क्या है, अगर हम अपने पीएम से पूछें, जैसे हमने अभी देखा कि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है वो प्राइमरीली तो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो फंक्शन किसके भी परफॉर्म करती है, लेजिस्लेटिव के। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो पीएम है, अगर हम उनसे पूछे ना कि आप सबसे पहले क्या हैं और फंक्शन आप दूसरे जो सेकेंडरी पोजीशन पे जो है वो क्या है, तो हमारा जो पीएम है वो कहता है कि मैं प्राइमरीली तो लेजिस्लेटिव हूँ, और जो हमारा जो मेरा जो सेकेंडरी फंक्शन है वो मेरा एग्जीक्यूटिव का है। ऐसा क्यों, लेजिस्लेटिव प्राइमरी क्यों है, क्योंकि हमने उनको वोट करके पीएम बनाया हुआ है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि एज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो फिर इससे क्या हो गया, जैसे हम हिस्ट्री में देखते हैं, हिस्ट्री में क्या था, लेजिस्लेटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, ये था हमारा हिस्ट्री में। और जो हम आज देखते हैं टुडे में, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। हो गया ये आपका, ये इम्पोर्टेंट है। ये जैसे देखिए चेंजेस हो गए ना, पूरा अपोजिट होगा, कि मतलब ये कंसेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ है टाइम टू टाइम, इसलिए हमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाला चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए अब देखते हैं हम पीडीएफ से। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये क्या था, फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना था। इट डिजाइन गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वैरन हेस्टिंग फर्स्ट थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एस्टेब्लिश्ड, 4 members, देयर वाज नो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी ना, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, जो 4 member प्लस में गवर्नर जनरल थे। It subordinate Governor of Bombay and Madras to Governor General of Bengal. सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी। इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, जो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको ब्राइब अलाउ नहीं थी, वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे, गिफ्ट्स नहीं ले सकते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इज गवर्निंग शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बना था वो चेक एंड बैलेंसेस करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, रिपोर्ट किसको करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। देखिए, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आया था, क्यों आया था ये इसका रीजन हो गया। इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बोलते हैं, चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट कोर्ट ऑफ, फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेट है ये। कैसे रेगुलेट किया था उन्होंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, काउंसिल बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया था। कॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, बीइंग अ ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो स्टार्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्यूपाइड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्ट लेने लेने लगी है ना, तभी तो वो बैटल्स हुई थी।
It was believed that territories acquired by ईस्ट इंडिया कंपनी was done so in the name of the king. अब जैसे वो कंपनी आई तो थी क्योंकि उन्हें चार्टर दिया था उनकी क्वीन ने, तो वो ऐसे माना जाता था कि अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लड़ाई करवा रही है हमारे इंडिया के किंग्स के साथ साथ, तो जो वो किंग है, जो उस टाइम की जो कंपनी, ऐसे माना जाता था कि वो उनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उन्हीं का ही हिस्सा है. तो देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरीज हैड टू बी कंट्रोल्ड बाय द क्राउन. Merchants and traders hardly equally task of administration. This was proved by growing level of corruption and mismanagement. कंपनी को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि वो डेब्ट क्राइसिस में जा रही थी और पूरा लॉस हो गया था उनका. और क्योंकि क्यों हुआ था उनका लॉस? क्योंकि उनके मेंबर्स जो बहुत सारी करप्शंस करते थे. ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीज डिविडेंड्स एंड इंडियन वॉर्स. ये क्या, इस लाइन का मतलब क्या है? इंडिया में जैसे कंपनी वॉर भी लड़ती थी तो क्या हो गया, उनका जो डिविडेंड जो बनना था, जैसे उन्होंने टैक्स लिया, रेवेन्यू लिया, वो डिविडेंड जो है वो कम होने लग गया क्योंकि वो वॉर्स में भी पार्ट करते थे और वॉर से तो हमें पता ही है कि कितना लॉस हो जाता है सबका. जो जो पार्टिसिपेट करता है वॉर के अंदर, चाहे वो जीते या चाहे हारे, लेकिन उनका नुकसान तो होता ही है. ये थे उसके कॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की, आया क्यों था ये रेगुलेटिंग एक्ट. रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद चेंजेस क्या हो गए हमारे इंडिया में? गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डिजाइंड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस सबॉर्डिनेट टू हिम. जो हमने देखा था कि बॉम्बे और मद्रास वाले को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट बना दिया था. गवर्नर जनरल्स वॉज असिस्टेड बाय 4 मेंबर काउंसिल. जो हमने पढ़ा था ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी. डिसीजन वर टू मेड बाय मेजोरिटी वोट. मेजोरिटी वोट होना था, जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जो जनरल ऑफ बंगाल है वो कास्टिंग वोट है उनका. जब टाई हो जाएगा तो वो वोट करेंगे. सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी कैलकाटा में विथ 3 जजेस और 1 चीफ जस्टिस. सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन कंपनी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुरिस्डिक्शन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का. सुप्रीम कोर्ट हैड पावर टू एक्सरसाइज सिविल क्रिमिनल एडल्टी jurisdictions. Sir Eli MP was the first Chief Justice of Supreme Court. The Regulating Act laid the foundation of central administration and instituted system of parliamentary control. It marked the beginning of the company transformation from trading body to corporation of a new kind, entirely administrative in its object when subordinate to the parliament. आगे ये सब समझ में, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वही है ये सब. डिफेक्ट क्या रह गए ये जो आया था ये हमारा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके अंदर डिफेक्ट्स क्या क्या रह गए? द एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई हुज अथॉरिटी वुड बी फाइनल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन काउंसिल एंड द कोर्ट. जो एक काउंसिल बनाई थी उन्होंने, क्या कौन सी बनाई थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी जो 4 मेंबर प्लस में 1 गवर्नर जनरल थी, और सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की थी. इन्होंने ये नहीं बताया अगर कन्फ्लिक्ट होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो किसका डिसीजन माना जाएगा. दिस एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई क्लैरिफाई लॉ दैट टू बी इम्प्लीमेंटेड while trying cases. The court applied English laws in all cases. इसने ये इस लॉ ने ये भी नहीं बताया, मतलब जब ये एक्ट आया इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो लॉज इंग्लिश वाले वो भेज रहे हैं वहाँ से, कि जो वो अगर इंडिया की जो ट्रायल केसेस होंगी तो क्या वो इंग्लिश लॉ ही इम्प्लीमेंट होंगे इंडियंस के ऊपर में. द गवर्नर जनरल वॉज बाउंड बाय द मेजोरिटी डिसीजंस ऑन ऑफ हिज काउंसिल. इट रिजल्टेड काउंसिल टेकिंग Governor General accountable as administration suffered due to constant friction between Governor General and Council. Through Governor सबॉर्डिनेट था गवर्नर जनरल के, yet इन एक्चुअल प्रैक्टिस में वो सबॉर्डिनेट हुआ ही नहीं. क्यों नहीं हुआ? वो कहते थे कि गवर्नर जनरल के पास सिर्फ मना करने की पावर ऑफ नेगेशन ही है, सिर्फ वो किसी काम के लिए मना ही कर सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या कहते थे, जो हमारे जो गवर्नर थे बॉम्बे के मद्रास के, वो फटाफट से डिसीजन ले लेते थे. जो लेजिस्लेटिव वाले थे, लेजिस्लेटिव वाले ही तो ट्रांसफ़र किए थे ना वहाँ पे, तो ये सारे लॉज जो लेजिस्लेटिव वाले थे वो खुद ही डिसीजन ले लेते थे. कैसे जस्टिफाई करते थे वो अपने एक्शंस को, ये कह के कि वो काम जो अर्जेंट था या फिर डिसीजन उसका डिलीट नहीं किया जा सकता था. इसलिए ये क्या थे, इनके डिफेक्ट्स थे, इसलिए ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. देखिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773?
फर्स्ट देखिए, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1774. इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. It made governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal. It established board of control to managing the political affairs. ऐसा तो नहीं था. देखिए, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनी थी, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट बना देता, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं था यहाँ पर. ये क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था. तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 और 3 है. फिर आता है हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं इसको. ये पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को टू करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ 1773 एक्ट. 1773 एक्ट के डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. फिर उसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश के जो पीएम थे उस टाइम पे विलियम पिट्स, उन्हीं के नाम पे इनका एक्ट आया है. पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था 1784 में. देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया? ब्रिटिश पोजेशन बताया, डबल गवर्नमेंट बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आया. इनको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं अभी. किस लिए आया था ये हमारा एक्ट 1784 वाला? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला क्यों आया था? टू एड्रेस शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, शॉर्ट कमिंग को एड्रेस करने के लिए आया. क्यों था? ये तो वाई हो गया. फिर उसके बाद ये कहता है कि सबसे पहले वर्ड आया हमारा ब्रिटिश पोजेशन. ऑल इंडिया, ऑल एरिया, जो भी एरिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई किया था इंडिया की टेरिटरी में, उसको कहा गया कि ये जो ब्रिटिश का ही एरिया माना जाएगा. ये जो टेरिटरी जो इंडिया में है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाई कर रही है, वो ब्रिटिश की टेरिटरी मानी जाएगी. इसलिए बोला है ये. फर्स्ट वर्ड आया ब्रिटिश पोजेशन. उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक आई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या करेगी? एस्टेब्लिश की इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, जो क्या करेगी? मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी. और फिर उसके बाद आई, इन्होंने क्या दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाई थी, वो क्या करेगी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी फॉर कमर्शियल पर्पस. ओके. फिर गवर्नर जनरल काउंसिल जो बनी थी, वो थी ना 4 मेंबर वाली और प्लस में 1, तो इसको क्या बना दिया? 3 मेंबर कर दिया इसके अंदर. और क्या बोला? गवर्नर काउंसिल एस्टेब्लिश इन मद्रास एंड बॉम्बे. गवर्नर काउंसिल को एस्टेब्लिश कर दिया गया कहाँ कहाँ पर? मद्रास में और बॉम्बे में. और जो हमने अभी ये देखा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो हमने ये 2 टर्म्स देखी हैं, इनको ही क्या बोला गया है? जो एक तो थी हमारी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखेगी और एक हमारी कमर्शियल फंक्शंस को देखेगी. इन दोनों को क्या बोला गया है? डबल गवर्नमेंट. ठीक है, देखते हैं. देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was an act of Parliament of Great Britain. East India Company rule. The act did not prove for a long time solution. तो पिट्स इंडिया एक्ट उन्होंने देना पड़ा क्योंकि वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा था. डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ये उसने कर दिया था ना. 2 चीज़ें बनी थी. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शन के लिए होगी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए होगी थी. रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल टू 3 मेंबर, placed Indian affairs under the direct control of British government. The company's territories were called British possession, जो मैंने आपको भी बताया. गवर्नर काउंसिल established at मद्रास एंड बॉम्बे. प्रोविजन क्या है 1784 के एक्ट के?
With the Pitt's India Act 1784, East India Company political functions were differentiated from the commercial functions. हो गए थे अलग अलग, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी. इन पॉलिटिकल मैटर्स कंपनी which was till now working as somewhat sovereign was made directly subordinate to the British government. इसमें क्या कहता है कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एज अ सोवरन सोवरन काम कर रही थी, मतलब उसके ऊपर किसी बाहर के एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनके डिसीजन खुद के होते थे और कोई भी बाहर का आके उनके अंदर इंटरफेयर भी नहीं कर सकता था. जो एक्ट कर रही थी एक सोवरन सोवरन की तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी. अब वो जो सोवरन थी लेकिन अब क्या होगी, वो सबऑर्डिनेट होगी किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही है ना. टू एनेबल दिस बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स वाज क्रिएटेड विच वाज कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था. 6 people, chancellor of secretary of state and 4 privacy council nominated by the king विद मेंबर्स ऑफ हिज बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स के बारे में बताया गया. ये हो गया हमारा एक्ट ऑफ 1784. अब इसके बाद आगे के जो एक्ट आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लेना इस बारे में. ठीक है, थैंक यू.